In India, Gurgaon is a mega city. It's a big commercial hub. गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे देखते ही देखते सालों में 100 करोड़ लगभग 200 करोड़ के भी आज फ्लैट बिके। And why is the real estate values soaring literally through the ceiling? It is commercial is the main thing which is pulling and driving, supporting the others. फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी आई थिंक गुड़गांव को उसका भी बहुत फायदा मिला है। जितने डेवलपर्स पिछले 15 साल में गुड़गांव में आए हैं, क्या उन्होंने आर्किटेक्ट्स के डिजाइन को इम्पोर्टेंस दिया है? बहुत पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, मनी मेक्स द मेयर रन। गुड़गांव का जो किसान था, ही वॉज नॉट एबल टू मेक इनफ यील्ड टू सर्वाइव इवन। जब बिल्डर्स किसी प्रोजेक्ट को लाते हैं तो डिजाइन का जो क्रिएटिव पार्ट है, क्या बिल्डर्स उसको सपोर्ट करते हैं? पूरा जो आप गोल्फ कोर्स रोड पे जाइए, the glass buildings, it is a more aspiration. It doesn't have that vocabulary which an Indian architect would have probably generated. जब बारिश आती है गुड़गांव में तो बार बार हम न्यूज में देखते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जाम लगा है और बहुत सारी सोसाइटीज के तो बेसमेंट पानी में भर जाते हैं। यहाँ पे कोई नदी नहीं है जिसके अंदर कहीं जाके कोई नाला जा सके। क्या डिजाइन में भी कभी कभी रुकावट बनते हैं? 3 बेडरूम 4 बेडरूम एक फ्लोर में कर रहे हैं, बट क्वालिटी ऑफ स्पेस क्या कॉम्प्रोमाइज हो रही है? टुडे इन यार्ड्स और स्क्वायर मीटर्स इट हैज बिकम इन इंचेस। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मक्कड़, आपके अपने पसंदीदा शो व्यूज एंड न्यूज से। आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम टॉक्स फेयर, जहां हम करेंगे एक पैनल डिस्कशन एक बहुत ही खास टॉपिक पे, गुड़गांव रियल एस्टेट का सच। और हमारे बीच में है बहुत ही खास मेहमान, कलेक्टिव 108 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट इंडस्ट्रीज के आर्किटेक्ट्स जो बताएंगे अपने बारे में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहूंगा मैम। Thank you आप so प्लीज much. अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। Thank you so much for having me here. I'm looking forward to being part of this. So I am architect Chandrika Sahai, director and principal architect at Meraki Design. We are a 20 plus year experienced firm doing global work across the world and pan India. We specialize in healthcare, hospitality projects, and I'm happy to be part of this here. थैंक यू सो मच। मैं मुगल साहब आपसे भी कहना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में जरूर। Thank you, Vikrant. I'm Mukul Goyal. I'm a landscape architect and I have over 33 years of experience, and we are working pan India over a variety of projects, and right now majorly hospitality projects and of course township projects also. So that's about it. थैंक यू। हमारे बीच में आर्किटेक्ट सौमित्र अग्रवाल जी, सर वेलकम यू ऑन बोर्ड। थैंक यू विक्रांत। मैं आर्किटेक्ट सौमित्र अग्रवाल द सिक्स एलिमेंट आर्किटेक्चर स्टूडियो से जो गुड़गांव में है, और हम गुड़गांव में रहकर पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे काफ़ी तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बट मेरा पर्सनली जो मेरा पैशन है वो लोगों के लिए अमेजिंग घरों को बनाना है। मैं फार्म हाउसेस, बंगलोज और काफ़ी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करता हूँ। यस, हमारी डिज़ाइन फ़िलॉसफी जो है वो बायोफिलिक डिज़ाइन की है, उसके थ्रू हम स्पेसेस क्रिएट करते हैं। तो यस, 25 साल से ऊपर हो गए इस चीज़ को करते हुए। थैंक यू। एंड विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा आप भी अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैं विवेक लुगानी, चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स हरियाणा चैप्टर, प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव सिंस 95। और इस दौरान मैंने ऑलमोस्ट सभी तरह के प्रोजेक्ट्स करे हैं, जिसमें छोटे प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल प्लॉटेड के अंदर ही रो हाउसिंग्स, होटल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है गुड़गांव रियल एस्टेट का सच, हम सब जानते हैं गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे देखते ही देखते सालों में 100 करोड़ लगभग 200 करोड़ के भी आज फ्लैट बिक रहे। यहाँ के बिल्डर चीज को, प्रोजेक्ट्स को लग्जरी में अब अल्ट्रा लग्जरी कह के भी बेच रहे हैं। तो आज आप सब हमारे बीच में हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप सब ना तो बिल्डर हैं और ना ही आप ब्रोकर हैं, क्योंकि आप चीज को बनाना जानते हैं, डिजाइन करना जानते हैं। तो आज के जो गुड़गांव के बायर्स हैं वो आपको जरूर सुनना चाहेंगे। मैं सबसे पहले मैम आपसे शुरू करना चाहूंगा, गुड़गांव में अगर हम पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें, हाँ जी, बीट रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी तरीके का, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पोटेंशियल गुड़गांव में किस चीज में है? एक्चुअली तो पूरी सिनर्जी है तीनों की, क्योंकि इन इंडिया गुड़गांव इज अ मेगा सिटी. इट्स अ बिग कमर्शियल हब. I think from
Gurgaon and Hyderabad are two big cities where today business is happening. Every corporate has its office space here. That is the major pull factor. So commercial buildings are definitely going to be a major thing. And because of that, you then have the residential pull because people want to stay nearby to their offices. And there are today, we know so many people are living in PGs and accommodations here because it is a mass, people from other cities are moving here to be part of these offices. And of course, industrial is also now become an extension because of the whole Delhi Mumbai highway and amount of industrial belt coming out there. So we have so many Korean and Japanese cities, and so it is commercial is the main thing which is pulling and driving, supporting the others that are happening here. मुकुल साहब, आपका इस पे से Okay, so basically Chandrika has covered most of the points, but I'll just bring up a more this thing. I'll just zoom out of this situation, and I'll talk about one part. Why is Gurgaon being so much talked about, and why is the real estate values soaring literally through the ceiling? Well, majorly the connectivity. Yeah. It is in Delhi, but it's not a part of Delhi. It's got an airport, but that airport does not belong to Gurgaon. It's got all major highways touching it. It is set on the western peripheral ring road, you can call. So it's connected with Haryana, connected with Rajasthan, it's connected with the UP. So what's happening is Gurgaon has become such a fantastic location-wise place to stay in and a place to do business because of these factors which have actually been created by its surroundings. Now, Delhi has become so congested that people are actually moving out, something which has been happening world over. I mean, people are moving out into the suburbs, but now the suburbs of Delhi have become cities. So, Gurgaon is one of the most popular suburb cities, you can say. तो आपका मानना है कि इसकी जो ज्योग्राफी है वही इसका बेनिफिट है बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी ज्योग्राफी सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। तो सुमित्रा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि गुड़गांव की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है गुड़गांव का वास्तु कैसा है तो मैं वास्तु एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसी बात पे एक और नज़रिया सामने रखूँगा आपके। जैसे चंद्रिका जी ने बात करी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक पुल क्या आता है, मुकुल जी ने बोला कि ज्योग्राफी है, कनेक्टिविटी है। मैं अब आपको बोलूँगा कि मेरे हिसाब से जो गुड़गांव का जो श्राप कहिए भी वही है और वरदान भी वही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन जिस तरीके के रहे, उसके कारण जो हमारे डेवलपर्स रहे, उनके पास काफ़ी आज़ादी भी रही। आई थिंक द मोस्ट लिबरल लैंड जो कहना चाहिए ना पॉलिसीज़ रही हैं इन अ वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी, आई थिंक गुड़गांव को उसका भी बहुत फ़ायदा मिला है। यहाँ पे किसको कहाँ पे क्या करना है, चूँकि अब डेवलपर डिसाइड करते हैं और मास्टर प्लान में उसको उस तरीके से डालते हैं, तो उसके चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे हम रोड ब्लॉक्स देखते हैं या हम जगह-जगह पे जैम्स देखते हैं या हम जगह-जगह पे बॉटलनेक्स देखते हैं। वो इसके कारण है कि एक ओवरऑल टाउन प्लानिंग ना होके बिल्डर और डेवलपर ड्रिवन टाउन प्लानिंग है। ये इसका श्राप है। लेकिन इसी का ये वरदान इसलिए है कि इन्हीं डेवलपर्स और इन्हीं बिल्डर्स ने जो फ्यूचरिस्टिक विजन लेके आए यहाँ पे और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, चाहे वो रेजिडेंशियल के लिए क्रिएट किया हो या कमर्शियल के लिए क्रिएट किया हो, इवन जो काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉकेट्स भी बने हैं, उनको सपोर्ट किया हो, उसमें जो गवर्नमेंट का प्ले रहा और जो डेवलपर का जो रोल बहुत बड़ा रहा, उसके कारण ये सिटी हर 3 साल में एक नई सिटी दिखती है और वो सबसे बड़ा इसके डायनामिक होने के कारण है। तो आपने गुड़गांव का स्वॉट एनालिसिस अच्छा करा लेकिन मैं क्योंकि विवेक जी के पास जाने से पहले एक लाइन में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा ऐसा कोई प्रोजेक्ट गुड़गांव का जिसे देख करके और जिसके डिजाइन को ना सिर्फ डिजाइन को क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं जिसकी परफॉर्मेंस भी देख करके जिसकी डिलीवरेबिलिटी देख करके आप कह सकते हो कि आपको गुड़गांव के इस प्रोजेक्ट पे गए हुए देखिए, मुझे पता नहीं किसी पर्टिकुलर बिल्डर का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस चीज़ के अंदर। बट हमारे टाउनशिप को अगर मैं देखूँ तो हमारे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल टाउनशिप हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं निर्वाणा कंट्री में रहता हूँ, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, इट्स सच अ नाइस बैलेंस लिविंग अलोंग विद आपका उसके आस-पास कमर्शियल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, सारी चीज़ें हैं और इतना ग्रीन, इतना ओपन है। आई थिंक इट्स लाइक कहते हैं ना ओएसिस है गुड़गाँव जिसमें पानी भी नहीं कहते हैं कि लोग नहीं है। तो वहाँ के लिए मुझे तो लगता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है।
तो आप अच्छी से कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है। एक तीस उधर सो नाइस टू विवेक जी, क्योंकि गुड़गांव सालों से हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल में बहुत स्पीड पे डेवलप हुआ है। और अभी ज्योग्राफी की बात हमने सुनी, इकोनॉमिक्स की बात सुनी, और सर ने तो स्वॉट एनालिसिस बहुत अच्छा करा। आपको लगता है कि जितने डेवलपर्स पिछले 15 साल में गुड़गांव में बने हैं, आए हैं या और आ रहे हैं, क्या उन्होंने आर्किटेक्ट्स के डिजाइन को इम्पोर्टेंस दिया है या फिर उनका जो प्रोजेक्ट है उसको वो लाना है? आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? एक बहुत पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, मनी मेक्स द मेयर रन। अगर आप गुड़गांव का डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यू शुड लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द गुड़गांव। आपने वास्तु की बात करी थी, आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर was the main part of the Gurgaon long back, and it was the worst land for the agriculture. Gurgaon का जो किसान था, he was not able to make enough yield to survive even once upon a time. और जो आसपास के सराउंडिंग्स थी, झज्जर वगैरह, वहाँ पे सॉइल वॉज मच फर्टाइल, यहाँ का पानी भी खारा था। और then all of a sudden there was a company called Maruti came in and the industrialization started. It was such a big company with Suzuki, etc. तो फिर मारुति विहार, मारुति कुंज, मारुति ये, मारुति वो started coming up. And then Delhi developers, DLF, Ansals, etc. came in and bought the lands and developed it. And धीरे धीरे government initiated IT sector, and that was the biggest boom in the market. Then DLF brought totally a new concept of architecture and industrialization and IT buildings, which changed the geography of the whole Gurgaon, or everybody got attracted. Then the market was sold south of Delhi, because the South Delhi was the South of South Delhi. cream of Delhi, so it was sold as south of Delhi, and people like us started buying our homes here. A beautiful place to live in, but thanks again to some government who never thought that it should be planned. वो प्लानिंग हुआ ही नहीं. Government started giving lands, whoever pleased the government, and next to the 200-300 yard plot, there was a high rise of 20 floors, 30 floors, etc. And that was the way Gurgaon grew. अब इसके अंदर हम वास्तु को क्या कहें? वास्तु तब भी गुड़गांव की ज्योग्राफी तो वही थी ना, जब यहाँ के लोकल को खाने को नहीं मिलता था, और आज वही लोकल, मतलब दादा को खाने को नहीं मिलता था, पोता जो है रोज नई BM लेके घूम रहा है. तो वास्तु का तो यही आंसर है आपकी कि एवरीथिंग वाज सेम बट द पॉलिसीज चेंज्ड एंड वास्तु चेंज्ड. चंद्रिका मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ. क्योंकि अभी सर ने बात की कि ओवर द टाइम बिल्डर्स आते गए, गवर्नमेंट को जिसने प्लीज करा उसे लैंड मिला, डेवलप करते गए. जब बिल्डर्स किसी प्रोजेक्ट को लाते हैं, ऑफ कोर्स डिजाइन तो आर्किटेक्ट्स ही करेंगे, तो डिजाइन का जो क्रिएटिव पार्ट है, क्या बिल्डर्स उसको सपोर्ट करते हैं? उस स्ट्रगल से आप निकले हैं या फिर बड़ा आसान होता है, आपने जो दे दिया, आर्किटेक्ट ने जो दे दिया, वो बिल्डर मान जाते हैं? I think it is builder driven for sure. I would say that. Of course, the initial builders the architects who worked, there was Hafiz, who has a lot of contribution to the vocabulary of the architecture here in Gurgaon. You mean to say कि
जो क्रिएटिव स्ट्रगल है आर्किटेक्ट्स का हाँ, एंड बिल्डर्स वो हाँ. रहता है? Not so much. I mean, it is give or take, but it is very preset in a way. I would say it's a lot of because that whole look of millennial city, the aspiration. पूरा जो आप गोल्फ कोर्स रोड पे जाइए, the glass buildings, it is a more aspiration. It doesn't have that vocabulary which an Indian architect would have probably generated. It is more aspirational. आपके जो सारे नाम्स हैं हमारे सब वेस्टर्न नाम्स हैं, वही लुक, वही चीज़ को हम लाके, I mean, even in Nirvana country, a lot of other places, you see the facade and things are very suburban influenced. तो ओरिजिनलिटी पे आई डोंट नो चर्चा करने की नहीं करें, बट इट इज डेफिनेटली बिल्डर ड्रिवन. बिल्डर। Yeah. सुमित्रा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आज जब हम बात बायर की करते हैं, कोई नया बायर जब आज घर खरीदने जाता है गुड़गांव में, तो वो वहां रह रहे लोगों से भी पूछता है और उसके बारे में जानकारी लेता है। सोसाइटी कितनी भी बड़ी हो, टाउनशिप की अगर बात करें, और कितनी भी अच्छी हो, लग्जरी हो, अल्ट्रा लग्जरी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉस्ट, जब बारिश आती है गुड़गांव में, तो बार बार हम न्यूज में देखते हैं कि वहां जाम तक लगा है। यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा जाम लगा है और बहुत सारी सोसाइटीज के तो बेसमेंट पानी में भर जाते हैं। तो आप कैसे बायर को इंश्योर करेंगे कि गुड़गांव के कौन से कोने में आज वो अपनी सोच को लेकर के जाए और कौन से प्रोजेक्ट्स को समझे? ये लैग कहाँ करते हैं बिल्डर्स? इट्स मैं ना थोड़ा-सा एक स्टेप पीछे लूँगा, जो आपने इनसे सवाल पूछा और वहाँ से बात करा जाए तो। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसके अंदर ऑफ कोर्स बिल्डर है और या डेवलपर हैं। डेवलपर भी खुद अकेले नहीं होते, उनके पास भी काफ़ी बड़ी टीम होती है। कोई भी प्रोजेक्ट होने से पहले एक मार्केटिंग प्लान बनता है, मार्केट रिसर्च होती है कि मार्केट में क्या चाहिए। उनकी जो एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बेसिस पे आर्किटेक्ट या तो सेलेक्ट होता है या कुछ डेवलपर के फिक्स्ड आर्किटेक्ट हैं, वो काम करते हैं और वहाँ डिज़ाइन बनता है। येस, आर्किटेक्ट को उसके साथ चैलेंज फेस करना पड़ता है। अ, लेकिन वो कहीं भी करना पड़ता है। आपको अपने किसी भी क्लाइंट को आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर दे रहे हैं, तो आपको उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऑन बोर्ड लाना तो बहुत ज़रूरी है। अब उसके साथ अब आती है बात प्रैक्टिकैलिटी की कि जिस ज्योग्राफी में हम हैं, इस ज्योग्राफी के क्या चैलेंजेस हैं। जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे कोई नेचुरल रनिंग वाटर बॉडी नहीं है। यहाँ पे कोई नदी नहीं है जिसके अंदर कहीं जाके कोई नाला जा सके। हम देखते हैं दिल्ली में है और शहरों में है, ज़्यादातर पुराने शहर किसी नदी के किनारे ही बनते थे। क्यों बनते थे? कि भई वहाँ से एक तो आप पानी ले भी सकते हैं और जो वेस्ट है उस पानी में आप डाल भी सकते हैं। ऑफ कोर्स उस समय वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, विल नॉट गो देयर, बट द फैक्ट इज़ कि वो एक लॉजिकल रीज़न था। अब यहाँ वो चीज़ है नहीं, तो पानी के ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है। पानी आ तो गया, ड्रेन हो कहाँ? हो कहाँ? और ज्योग्राफी या जो जिस तरीके का लैंड यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि लैंड किस तरीके का है, कहाँ ऊँचा है, कहाँ नीचा है। अब चूँकि वही बात आती है जो मैंने भी पहले बोली थी या विवेक जी ने भी पहले बोली कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एक मैक्रो लेवल पे रहा कि ठीक है इंडस्ट्री लानी है, यहाँ पे डेवलपर्स होने हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अलग अलग टाउनशिप का जो बनाया अलग अलग डेवलपर ने, उनका इंटीग्रेशन का कोई मास्टर प्लान बड़ा ऐसा नहीं रहा कभी भी। उसके कारण जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं अपनी भाषा में, यानी कि सड़कें कैसी होंगी, पानी कहाँ से निकलेगा, बिजली कहाँ से आएगी, सब स्टेशन कहाँ लगेगा, उन सब का कैसे होगा, इंटरकनेक्टिविटी कैसे होगा, उसका कोई भी मेजर मास्टर प्लान रहा ही नहीं। और उसी के कारण आज हम फेस करते हैं कहीं पानी भरता है या होता है। अब वो एक यहाँ का बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड टाइम चीज़ें बन रही हैं, हो रही हैं, बट मैसिव किसी बड़ी प्रॉब्लम But वो they're coming as an afterthought. हाँ, हाँ. इसका आई थिंक मैं विवेक जी से पूछूंगा इस बारे में कि क्या बोल मैं इसका थोड़ा सा आंसर देता नियर फ्यूचर में साथ सकते हैं? पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली। और प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात को समझना पड़ेगा। आप गुड़गांव जब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसके लिए ना मैं सिर्फ गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं मानता। इसके लिए मैं, मतलब आर्किटेक्ट्स, कॉमन मैन एंड एजेंसीज जिनको गवर्नमेंट ने असाइन किया काम, ये सब जिम्मेदार हैं। बी इट DLF, be it Sushant Lok, be it any colony, they all had very well drainage system, rainwater ka especially. Every house had a rainwater drain running
अगर आप उसकी डिटेलिंग देखेंगे तो यू वोंट बिलीव इट, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। ब्रिक के अंदर होते थे, एंड ब्रिक जॉइनरी तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इट यूज टू बी परफेक्ट। जहाँ पे ईंट को कैसे लगाना है कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओपन एरियाज वर देयर। गुड़गांव में बहुत साल पहले बाढ़ भी आई थी, आई डोंट नो एनीबडी नोज हियर और नॉट। तो गुड़गांव में बांध बनाए गए थे, जो अभी पार्क बन गया हुआ है। इफ़ यू गो अक्रॉस पारस इंसेक्ट्रा, तो वो एक पार्क है, वो दैट वाज बेसिकली ऑल बांध। तो वहाँ से पानी वो स्टॉप्ड कि भाई गुड़गांव के अंदर फ्लडिंग ना हो। अब हुडा ने, डेवलपर्स ने उस बांध को सबसे पहले तोड़ा, और जो ड्रेन बना था अक्रॉस, आई थिंक 10 years बैक, इट वाज एन ओपन ड्रेन, वेरी बिग ट्रेंच, उसको आरसीसी में कन्वर्ट कर दिया फॉर सम फैंसीज, फॉर सम डैम रीजन, आई डोंट नो। जिस दिन वो कवर हुआ, द सेक्टर्स अलोंग दैट हैड फ्लडिंग, जो बेसमेंट में पानी आया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा भी ऑफिस वहीं था। तो फिर इसमें शायद कॉमन मैन की गलती कहाँ हुई? नहीं, जो ड्रेन्स बने, जब कॉमन मैन ने अपना घर बनाया, आर्किटेक्ट के साथ गया, उसने सबसे पहले उस ड्रेन को कब्जा किया, उसके ऊपर कवर अपना रैम्प बना दिए। और जब से ये स्टिल्ट आए हैं, तब से तो रैम्प के नीचे वो मिट्टी है, ड्रेन बंद है। मान लीजिए आपके घर के आगे से ड्रेन जा रहा है, इनके घर के आगे से भी वही ड्रेन जा रहा है, आपने बीच में मिट्टी से बंद करके उसके ऊपर आरसीसी कर दिया, पानी रुक गया। अब इनके घर का पानी भी नहीं निकलेगा, आपके घर का भी नहीं निकलेगा, मेरे का भी नहीं निकलेगा। एंड स्लोली इट वेंट ऑन इन द कंप्लीट गुड़गांव। तो पानी कहाँ जाएगा? देन जो ओपन पॉकेट्स थे, बी साउथ सिटी, बी सुशांत लोग, डीएलएफ, वहाँ पे बड़े मज़े से RWNA सब ने मिल करके उसको आरसीसी किया, उसके ऊपर पेवर्स लगाए। वो पानी कहाँ जाएगा? जो पहले नेचुरली ड्रेन ऑफ हो जाता था, वो पानी बंद हो गया। पार्क्स थे, ओपन पार्क्स विद प्लांटेशंस, उसके अंदर लोगों ने उसको मैदान बना दिया। तो टॉप सॉइल बिकम, मुकुल विल बी राइट पर्सन टू गाइड ऑन दैट, टॉप सॉइल बिकम वेरी हार्ड, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ कि उसके अंदर किसी ने योगा करने के लिए अपने RW से एक पेविलियन बना दिया, किसी ने बच्चों के खेलने के लिए एक पेविलियन बना दिया। तो वो जो 2000-4000 गज का जो कच्चा एरिया था, जो पानी पर्कुलेट करता था, was left to 100 yards. तो who is responsible? How can you blame only government for that? तो आज गुड़गांव में कि जो हालत है वो गुड़गांव के लोगों की वजह से है। कुछ सोल्यूशन सोल्यूशन तो है, सोल्यूशन क्यों नहीं है? हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, देन एग्जैक्टली यू हैव टू गो अहेड। अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। इतना पानी बरसता ही नहीं नॉर्थ के अंदर। गुड़गांव में पानी गिरता कितना है, जो आपको नदी नालों में मिलाना पड़ेगा, वो तो आराम से पी जाएगी धरती। और सूखी धरती भी है यहाँ की। हाँ, मुकुल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब बात डिजाइन की करते हैं और गवर्नमेंट की करते हैं, अथॉरिटी की करते हैं, तो क्या अथॉरिटीज के अप्रूवल्स, अथॉरिटीज के कंप्लायंसेस, क्या डिजाइन में भी कभी-कभी रुकावट बनते हैं? अब ये तो एक इंटरेस्टिंग बात हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके दोनों पहलू हैं। पर कोई भी काम करो ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, क्योंकि जब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फिर वो काम एक सही रास्ते पे चलता है। तो आज हम जिसे बिल्डिंग बायलॉज कहते हैं, या जो हमने गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो एक बड़े पैमाने पे उस चीज़ को देख रहे हैं। और वो बड़ा पैमाना क्या है कि भाई एक एरिया है, उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने लोग उस बेल्ट में रहने चाहिए, क्योंकि उस बेल्ट में उतने ही लोगों के हिसाब से ड्रेनेज भी है, बिजली, पानी,
सब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उस हिसाब से सेटअप है। अब आज क्या होता है, थोड़ा सा टसल रहता है। टसल क्यों रहता है कि मान लीजिए एक आर्किटेक्ट एक बिल्डर के लिए काम कर रहा है। आर्किटेक्ट का फायदा ये है कि वो अच्छे से अच्छे बिल्डिंग बनाए, सुंदर से सुंदर बनाएगा, प्रोजेक्ट अच्छा निकलेगा तो और बिल्डर उससे काम कराएंगे। बिल्डर का नजरिया ये है कि मैं जितना ज्यादा स्क्वायर फुटेज निकालूंगा उतना ज्यादा मेरा सेल होगा। अब क्या होता है, इस बीच में वो जो बेचारे बायलॉज है वो कहीं ना कहीं जोखिम में आ जाते हैं, कह दूं मैं। पर फिर भी आर्किटेक्ट अपने तरफ से पूरे बायलॉज के हिसाब से बना के देता है। बिल्डर का अपना वो रहता है कि थोड़ा सा मैं किसी तरह मैक्सिमाइज करूं उस चीज को। तो ये तो रहता ही है टसल। पर मेरे ख्याल से गुड़गांव में लकली आज भी काफी बायलॉज फॉलो होते हैं। काफी चीजें अभी भी चल रहा है कि आपका स्टिल्ट के बाद 4 मंजिल होना चाहिए, 3 मंजिल। आप बताइए। कुछ कहना हाँ विवेक जी, नहीं, थोड़े से enough. उधर। इस पे सबसे अलग-अलग टाइम दे करके बात ज़रूर पूछूँगा। हाँ और चलिए पहले यही बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से ये बैन लगा स्टिल्ट प्लस 4 का, मैं इससे पहले कुछ हाँ हाँ बात बताइए। करना चाहूँगा। हम्म, अभी आपने बात करी बायलॉज इंसेक्ट्रा। सिगरेट का पैकेट होता है, उसके नीचे लिखा होता है वेरी डेंजरस। तंबाकू एवरीबॉडी नोज, रोज़ गवर्नमेंट एड्स आती हैं कि बंद कर देना चाहिए। विस्की शराब के लिए भी आता है और बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है कि ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट बंद करना चाहे तो दे कैन सिंपली स्टॉप इट। उसके लिए एडवर्टाइज करने की तो ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन स्टॉप होगी तो सेल अपने आप हो जाएगी। ठीक है। और जब आपको कोविड का टाइम याद हो हुँ। तो गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा रेवेन्यू यही था। अकेला था कुछ दिन तो। और यही हाल बायलॉज का है। आपको पता है पहले 1000 गज के प्लॉट में 9 और 10 मीटर के सेटबैक्स होते थे और साइड सेटबैक 3-3 मीटर के होते थे। और आज आपको मालूम है क्या? 1000 गज के प्लॉट में 3 मीटर का सेटबैक है। तो इससे फायदा दोनों कौन मैन को पहुंच रहा है? क्यों? ये क्यों हुआ? रेवेन्यू। बायलॉज चेंज हो गए, बायलॉज फॉलो हो रहे हैं, लेकिन उसका कत्ल भी हो चुका है। सूटेबिलिटी मैटर इसमें मैं एक उसके point- ऊपर आज आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक 1000 गज के प्लॉट के ऊपर FAR जो ग्राउंड कवरेज पहले 40% होती थी, नाउ इट्स 60%, एंड यू कैन मेक 4 फ्लोर्स, आई कैन से इवन 5, स्टिल प्लस 4। मल्टीपल यूनिट्स। और उसके लिए जो एक्स्ट्रा, जो उस टाइम का और इस टाइम का एक्स्ट्रा है, चार्जेस आर 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर दैट परचेजेबल FAR। एक 500 गज के मकान के अंदर जो बनाने वाला है सरकार को लगभग 50 लाख रुपए देता है, और 1000 गज पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 1 करोड़, तो ये revenue है। बनाने से पहले। मैं थोड़ा सा क्रिएटिव एंगल में लाना चाहूँगा इसके अंदर। जो आपका सवाल था कि ये एज एन आर्किटेक्ट आपके रास्ते में कहाँ आता है, तो मेरा ये मानना है कि एक तो अच्छी बात ये है कि हरियाणा के बायलॉज जो हैं वो काफ़ी वेल डिफाइंड है। अच्छे या बुरे का एक अलग बात है, लेकिन यहाँ के बायलॉज बड़े स्ट्रेट जैकेटेड हैं, वो फैक्ट है। इसमें अगर आप बहुत क्रिएटिव चीज़ करना चाहो तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि या तो आपका FAR वेस्ट हो रहा है या आपकी ग्राउंड कवरेज जा रही है, डिस्पाइट आप उसको यूज़ ना भी कर रहे हो डिज़ाइन में, तो वो चैलेंज हमेशा आता है। तो यहाँ के FAR काफ़ी स्ट्रेट जैकेटेड है, जो कि हमेशा क्रिएटिविटी के रास्ते में थोड़ा तो अटकते हैं, कि वो क्रिएटिविटी का रास्ता थोड़ा अटकाते हैं कि अगर आप FAR वेस्ट करने को तैयार हो या ग्राउंड कवरेज सो कॉल्ड वेस्ट कर नॉन यूजेबल में जाने को तैयार हो तो कर सकते हो। It's so FAR driven कि जो हाँ end user clients maximum FAR चाहिए। हाँ। तो उसमें फिर the volumes और जो creativity, the quality of space, उस पे ये आ जाता है, क्योंकि अब FAR मैक्सिमम का, जैसे सर ने कहा,
हमारे सेटबैक्स कम हो गए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लॉट इज देयर, वेयर आर यू गेटिंग योर वेंटिलेशन फ्रॉम, वेयर आर यू गेटिंग योर सनलाइट इन फ्रॉम, व्हाट इज द काइंड ऑफ इंडोर स्पेसेस वी आर क्रिएटिंग फॉर आवर फैमिलीज. यू गेटिंग मैक्सिमम एफएआर, आप 3 बेडरूम 4 बेडरूम एक फ्लोर में कर रहे हैं, बट क्वालिटी ऑफ स्पेस क्या कॉम्प्रोमाइज हो रही है, दैट इज द थिंग टू आल्सो लुक. आप मैं एफएआर के अंदर क्यों नहीं ऐड होगा, मतलब एफएआर ड्रिवन क्यों नहीं होगा बिल्डर और कॉमन मैन और एनीबडी? यू आर पेइंग थ्रू योर नोज. so it's not Land is not bought today in yards or square meters. It has become in inches. तो Yeah. मुकुल सर, अगर हम बात बायर की करते हैं, हाँ जी। क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स बायर्स हैं हम्म या रहे हैं या फिर से होने वाले हैं, हम्म तो अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सोचें इस बात हम्म। को, कैसे बिल्डर और आर्किटेक्ट का जो कोलैबोरेशन है और बेटर हो सकता है कि वो ब्रोकर और बायर दोनों के लिए फायदेमंद हो. तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, खासकर तो श्रोताओं के लिए, कि जब भी कोई घर खरीदता है, वो ये तो देखता नहीं है कि भाई आर्किटेक्ट कौन है, बिल्डर कौन है, मतलब वो बात की बातें हैं, पर वो पहले ये देखता है कि प्रोजेक्ट क्या है. एंड मैं एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूँ, तो वो उससे बोल रहा हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट है, आज आदमी जो घर खरीद रहा है, वो चाहता है कि घर के अलावा उसके जो चारों तरफ माहौल है, सराउंडिंग्स हैं, वो खुशनुमा हो, पेड़ पौधे हो, अच्छे से पार्क हो, सड़कें बनी हुई हो, जैसे सर ने बताया ड्रेनेज सिस्टम सही हो बिल्कुल, है ना, और सबके अपने घर में पार्किंग वार्किंग की सब वो हो व्यवस्था, ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए. अब 2 तरह के गुड़गांव में आपके पास प्रोडक्ट हैं, अगर मैं मोटे तौर से बोलूं तो. एक तो है बिल्डर फ्लोर जो आपके प्लॉट पे बने हुए हैं, और दूसरा प्रोडक्ट है इन अ एनक्लोज कंपाउंड. तो वो दो चीजें हैं, मतलब अब गेटेड कंपाउंड्स जो बोलते हैं अपने अपार्टमेंट्स वगैरह. अब इन दोनों में क्या है कि डेफिनेटली जब हम गेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, जहाँ अपार्टमेंट्स बन गए, तो वहाँ ये जो आपके बायर हैं, उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको ब्रोशर में पता चल जाता है कि आर्किटेक्ट कौन है, आपके बिल्डर कौन है, और उनके तालमेल से क्या चीज़ बनी है वो सब दिख जाता है. वेयरएज जब आप बिल्डर फ्लोर के लिए जाते हो, तो अक्सर आपको पता नहीं चलता कि आर्किटेक्ट कौन है, और बिल्डर भी शायद ही पता चले, और चारों तरफ का फिर आपको एक नज़रिए से देखना पड़ता है कि क्या है, मेरे एक्चुअल क्या स्थिति है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तो 4 साल दिल्ली में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे दिल्ली से मैं गुड़गांव इसलिए आया था क्योंकि धीमे धीमे पार्किंग रही नहीं. एक्चुअली ये हालत हो गई है. मैं वहाँ पे था हौस-खास में, अच्छे पॉश कॉलोनी में. अब पॉश कॉलोनी में क्या है, हर फ्लोर पे एक एक आदमी के पास 4-4 गाड़ियाँ. अब वो 4 माले की बिल्डिंग में 16 गाड़ियाँ, कुछ तो नीचे आ जाती थी, कुछ बाहर सड़क पे. अब आपके गेस्ट आ गए तो वो किसी हालत में आपके पास आ ही नहीं सकते. वो चीज़ देखते हुए फिर मैं जब गुड़गांव आया, तो मैं भी एज़ अ मतलब यूज़र, मैंने सबसे पहले वो चीज़ें देखी जो मैंने वहाँ मुश्किल में रहा था. तो अब वो जो मुश्किलें जो मेरे पे आई, वो मैंने यहाँ ढूँढी, और वही यहाँ के बायर्स भी आज की तारीख में माँग रहे हैं कि साहब पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी मतलब सारी सुविधाएँ होनी चाहिए. बाहर निकलूँ तो ये नहीं कि मैं फँस जाऊँ ट्रैफिक जैम में. तो अब बिल्डर्स भी थोड़े होशियार हो गए हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम है. आर्किटेक्ट्स को भी मालूम है कि आज अगर हम ढंग से पार्किंग या वो सुविधाएँ नहीं देंगे, तो इस बिल्डर की बिल्डिंग बिकेगी ही नहीं. तो थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो गए हैं लोग. पर यहाँ एक हम पैरामीटर भूल रहे हैं. मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि एक थर्ड पार्टी भी है, जो बड़ा बिल्डर है, जो हम गवर्नमेंट को बोलते हैं. तो वो बड़ा बिल्डर, मैं कहूँगा कि उसने थोड़ा-सा ढीलापन छोड़ रखा है गुड़गाँव में. गुड़गाँव की जो सड़कें हैं, वो और भी सुंदर बन सकती थी. गुड़गाँव में और पेड़ लगाने का व्यवस्था कर सकते हैं. मतलब और सुंदर बना सकते हैं. मतलब गुड़गाँव कैन बिकम द गार्डन सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया. अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मुकुल जी की तरफ से आ रहा है कि वो तो लैंडस्केप से हैं, तो रोड ब्यूटिफिकेशन तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ही. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रेज किया.
लेकिन मैं सुमित्रा जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि गुड़गाँव के रियल एस्टेट की जब बात करते हैं, तो हमने देखा गुड़गाँव की प्रॉपर्टीज़ का रेट ना हर साल बढ़ रहा है। पहले लॉन्च प्राइस होता था, फिर हमने बीच में देखा प्री लॉन्च प्राइस भी एक आया। लॉन्च करने से पहले का प्राइस है, क्योंकि वो देखते हैं बायर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी एक और टर्म आ गया है, ईओआई, है ना? लॉन्च वर्ड ही नहीं है, लॉन्च का भी आएगा कि लॉन्च होगा ये अक्टूबर में, आज ईओआई प्राइसिंग है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं एज़ एन आर्किटेक्ट? क्या ये सिर्फ बायर्स को चेक करा जाता है या मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, या फिर सिर्फ प्राइस वैल्यू बढ़ाता है बिल्डर अपनी? देखिए ये जो सारी चीज़ है ना, ये बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। और डिमांड जब ज़्यादा है एक, दूसरा या इस तरीके से पोजीशनिंग की जाती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर वो ईओआई का सबसे बड़ा जो गेम कह लीजिए या जो ईओआई का टूल जो यूज़ किया जाता है, वो एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। आप आज भी कई ऐसे ऑटोमोबाइल्स हैं, जब आप खरीदने जाते हैं, सालों से आप हमेशा उसमें देखेंगे कि आप उसको खरीदने जब जाएँगे, तो हमेशा आपको बोला जाएगा, जी इसमें वेटिंग है। क्या वो कंपनी अपने यहाँ कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकती है या कैपेसिटी नहीं है? वो शायद है। लेकिन वो कभी भी किसी भी बायर को अपने इमीडिएट डिलीवरी नहीं देंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे डिस्काउंट्स की बात होने लगेगी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? वही यहाँ पे उसी की लर्निंग को मुझे लगता है उठा के, या लग्जरी ब्रांड्स की कि आपको एक लग्जरी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है, हैंडबैग लेना है या वो लेना है, तो ये होता है जी हाँ, ये वेटिंग है, ये वॉच लेनी है, ये वेटिंग है। वही यहाँ पे लाया जा रहा है कि भई आप अपना पहले ही एक चेक दीजिए, चेक अप्लाई करिए, हमें 50 यूनिट बेचने हैं, 500 चेक्स आ गए हैं जी, आप भी लगा दो। और फिर आप भी अपना 500 एक बार लगाते हैं और अपना उस ड्रॉ का वेट करते हैं कि मेरा नंबर आया कि नहीं आया, राइट? तो वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, यू कांट ब्लेम। देखिए मार्केटिंग तो इवॉल्व होगी। अब बायर को देखना है कि वो कितना उसके अंदर अवेयर है, और उस जिसके अंदर भी वो लगा रहे हैं, अगे उनको चेक करना चाहिए किसका प्रोजेक्ट है, आर्किटेक्ट कौन है, आई थिंक उनको देखना चाहिए। स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी डेवलपर है, चाहे वो स्मॉल बिल्डर फ्लोर का हो, चाहे लार्ज प्रोजेक्ट का हो, कि क्या हो रहा है, एमिनिटीज़ वो क्या दे रहे हैं अभी तो और उनको वो चाहिए कि नहीं। सुमित्रा जी, स्ट्रक्चर मॉडल बन के तैयार होता है और आधा बिक जाता है प्रोजेक्ट। तो डिमांड है ना इस समय। अगर ये चीज़ आप 4 साल पहले देखते, मतलब प्री कोविड की बात की जाए, तो वो एक साइकिल चलता है, हमेशा आता है, जो गुड़गाँव में कहते हैं साइकिल है, कि भई जहाँ पे डिमांड आती है और फिर स्टैग्नेशन आता है। तो राइट नाउ वी आर ऑन अ हाई साइकिल, विवेक तो बुल रन है। इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ जी। गोल्ड है, जो सॉलिड गोल्ड खरीदते हैं लोग या जो भी है, उसकी यूटिलिटी क्या है? नथिंग। इट इज़ बॉट कि भाई वो थोड़े टाइम में बढ़ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, फिर थोड़े टाइम में और शायद बढ़ जाए, मैं और खुश हो जाऊंगा, शायद मैं वो शायद मेरी इमरजेंसी में काम आ जाए। वही रियल एस्टेट का हो चुका है कि मैं बुक कर लेता हूँ फ्लैट, ये तो बढ़ ही जाएगा, मैं ये लैंड बुक कर लेता हूँ, ये तो बढ़ ही जाएगी। क्योंकि आप दो चीज़ों को समझिए, बी इट मेटल, बी इट लैंड, दे आर लिमिटेड एंड नोबडी कैन ग्रो इट मोर। तो ये तो बढ़ने ही है, जो चीज़ बढ़नी ही है उसके ऊपर तो लोग स्पेकुलेशंस और ये सब जी, चलाएंगे। आपसे मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा हम एग्ज़ैक्ट आंसर की तरफ बढ़ें। जैसे स्ट्रैटेजी अभी बताई मार्केटिंग की सुमित्रा जी ने, आपको लगता है गुड़गाँव रियल एस्टेट आज ओवर प्राइस्ड है? देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। ओवर प्राइस कैसे आप कहोगे? जब गुड़गांव में मैं शुरू हुआ था ये सब, अंसल्स एंड डीएलएफ केम, so they sold land at the rate of 500 rupees a square yard. Or today it is not available at 5 lakhs rupees a square yard. अब आप 500 रुपये के हिसाब से कॉस्टिंग लगाओगे तो बहुत ज़्यादा है, और 5 लाख के हिसाब से लगाओगे तो ठीक है। बिल्डिंग कॉस्ट यूज टू बी few hundred rupees. नाउ द बिल्डिंग मटेरियल, आपकी ईंट
सड़क पे वैसे ही फेंक देते थे, आज 5 रुपए की एक ईंट आती बट है। अगर गुड़गांव से आज Steel 50 is किलोमीटर भी seven- आगे बढ़ जाएं, रेवाड़ी तक पहुंच जाएं, पहुंच जाइए या कहीं भी, कंस्ट्रक्शन भी- कॉस्ट तो वही रहेगी। तो भी प्राइस बहुत मैटर कर रहा है। नहीं, आप एक चीज समझिए, व्हाट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट, लैंड प्राइस प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और फिर उन दोनों के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उस अमाउंट का इंटरेस्ट, दैट, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट, दैट इज अ सेलिंग प्राइस। अब गुड़गांव के अंदर लैंड मेरी 5 लाख रुपए गज है, रिवाड़ी में मेरी लैंड 50,000 रुपये गज है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन मेरी 5 लाख और 50 लाख का जो डिफरेंस है और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो तो डिफरेंट आएगा ही ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि सर ने अभी बाइफरगेट कर दिया, Very nicely क्योंकि they broke it down. प्राइसिंग ओवर प्राइस्ड है, हाँ। पूछा तो उन्होंने बाइफरगेशन बताया। क्या आपको लगता है गुड़गांव रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ। क्योंकि अगर हम बात अभी जैसे सुमित्रा जी से कर रहे थे, लॉन्च, प्री लॉन्च, ईओआई, किसी भी चीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो आपको लगता है गुड़गांव प्रोजेक्ट्स के जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो भी 15 to 20% ऑफ कॉस्ट में कहीं ना कहीं आ रही है, और क्या और प्राइस हैं या नहीं है? See, we are in a world where marketing plays a huge role in everything, not just in real estate. We are, it's all the time on screen. People are throwing ads onto our Yeah. space. So marketing has a huge role to play. The whole, like I said, Gurgaon's aspiration of being a city that you want to be in has a huge role to play. That is where the supply and demand comes in. You're creating that pull with all of this, and that adds on. So very nicely broke it down to the very basic level, but it definitely adds on and creates that supply and demand for the place. तो आपको ऐसा लगता है कि प्राइसेस ठीक है? मुकुल जी, मैं prices इसमें ठीक है, Prices- कौन प्राइस है? मैं बहुत एब्सोल्यूट वे में कहता हूँ हाँ जी। कि मेरे हिसाब से तो प्राइसेस ठीक है ना। मैं बताता हूँ, आज सब लोग कमेलियस का इसलिए कहते हैं कि 100 करोड़ का फ्लैट बिक गया, 50 करोड़, प्रोजेक्ट है वो तो। हाँ, एक प्रोजेक्ट है। पर अगर मैं उसी एक प्रोजेक्ट में अब मैं उसका डाइसेक्शन करने लग जाऊं, तो मैं अगेन एज अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट बोल रहा हूं कि उसमें इतना बड़ा वाटर बॉडी है जो किसी भी प्रोजेक्ट में बन ही नहीं सकता। उसका जो ड्राइववे है, उसमें जो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है वो 4 इंच मोटा है। मुझे बता दो कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें 4 इंच मोटा ग्रेनाइट का पत्थर लगा है ड्राइववे में। मैं मुकुल जी समझ गया, आप बता रहे हैं कैमेलियाज का जो प्राइसिंग है ना वो वर्थ है। वो मैं कैमेलियस की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल जैसे जैसे डिमांड है, जैसे आज आपने बताया जितना डिमांड है उसी हिसाब से प्राइस है। आज में अगर मैं ओवर प्राइस होके बैठ गया, यहाँ तो 10 डेवलपर बैठे हैं, आज यहाँ पर श्रोता भी सुन रहे हैं कि गुड़गांव में इतने ऑप्शंस हैं कि आज आप नहीं देंगे तो हम दूसरे पे चले जाएंगे, दूसरा नहीं देगा हम तीसरे पे चले जाएंगे। मतलब हम negotiate कर सकते हैं। हम नेगोशिएट कर सकते हैं। एक बात बोलूं, जी जी। शायद बचपन में आप किसी भी नलके पे जाते होगे, आपको पोर्टेबल पानी मिल जाता होगा। जी। कभी आपने सोचा था कि पानी बिकेगा? आप ये बॉटल आज खरीद के पीते हैं और इसके बिना आप सर्व भी नहीं करते कहीं पे। दूसरी ये आती है लगभग 20 रुपए की, जो थोड़े टाइम पहले 5 रुपए 10 रुपए की आती थी। फिर अब आजकल ब्लैक वाटर आ रहा है जो 500 ml 100 रुपए का है। फिर ईविया वाटर आ रहा है, वो उससे भी महंगा है, फिर वो उससे भी महंगा है। तो अब आप क्या कहोगे उसको? इट इज Even if- द आप जो चीज खरीद रहे हो, यू आर पेइंग फॉर दैट। और मैं तो इसमें सुमित्रा जी आपका मैं- प्राइस और प्राइस है या वर्थ है? मैं ना इसमें सबसे पहली बात पे जाऊंगा जो शुरुआत में चंद्रिका जी ने बोली थी कि क्यों गुड़गांव ग्रो हो रहा है। गुड़गांव ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज आप दुनिया के जो चंद बड़े शहरों की बात की जाए, आप बात करें न्यूयॉर्क की बात करें या टोक्यो की बात करें, वहाँ वो इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब है। गुड़गांव के अंदर ये चीज इसलिए ओवर, आई एम पुटिंग इट राइट अप फ्रंट, इट इज नॉट ओवर प्राइस। क्यों? क्योंकि अभी भी गुड़गांव में एक्सपेंशन की बहुत स्कोप है। आप आज टोक्यो में घर खरीदना चाहेंगे तो आपने देखा होगा वो 10 फुट चौड़े या 8 फुट चौड़े घरों के वीडियोस हम देखोगे यूट्यूब पे, आपको बहुत मिलेंगे देखने के लिए, और उसके भी बहुत अच्छे पैसे लोगों को देने पड़ते हैं। आज अभी भी गुड़गांव में आप अपनी खिड़की से बाहर जाके
आपको खाली प्लॉट्स दिखाई देंगे। खाली प्लॉट्स घरों के दिखाई देंगे, खाली प्लॉट्स मॉल्स के लिए दिखाई देंगे, स्कूल के लिए दिखाई देंगे, फैक्ट्रीज़ के लिए दिखाई देंगे या इंडस्ट्रियल या आपकी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। यानी कि अभी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ आनी बाकी है और वो जब आएगी, तो उसके साथ जितनी मनी यहाँ आएगी, उसके कारण तो ये ग्रो होना ही होना है। हम यहाँ रहें या ना रहें, वो हमारी इच्छा है। मैं विवेक जी आप पे आना चाहूंगा। मैं आप उससे पहले ही आपको बताता हूँ कि प्राइसिंग इज़ ए वेरी रिलेटिव क्वेश्चन। आप बॉम्बे के अंदर वो फ्लैट और गुड़गांव के अंदर वो फ्लैट और रेवाड़ी के अंदर वो फ्लैट या रोहतक में वो फ्लैट या केरला में वो फ्लैट, दे आर ऑल डिफरेंटली प्राइस्ड। इट्स ए रिलेटिव। इट्स नॉट कॉस्ट। मैं विवेक जी आपका ध्यान लेना चाहूंगा इस बात पे कि गुड़गांव शहर एक सिटी गुड़गांव में, क्योंकि अभी सर ने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं भी और आने भी वाली हैं बहुत, जो कहीं ना कहीं पोटेंशियल बनाती हैं कि प्राइसिंग तो बढ़ेगी। एक पार्ट गुड़गांव का ऐसा है जिसे न्यू गुड़गांव कहते हैं, एक पार्ट गुड़गांव का ऐसा भी है जो आज कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि रूरल गुड़गांव है, हालांकि वो असली गुड़गांव है, पुराना गुड़गांव। देखने का नजरिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो पूरे शहर में। तो एक गुड़गांव का वो पहलू भी है, वो जो लोग आज कह रहे हैं रूरल गुड़गांव है, मैं कहता हूँ वो ओल्ड गुड़गांव है। आप बहुत सालों से गुड़गांव को जानते हैं, तो वो क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा? क्या अथॉरिटीज डेवलप नहीं कर रही या ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ बेसिकली आप ये मैदानता के पास बैठे हैं, इसमें हुडा सेक्टर्स के प्लॉट्स हैं, उनका क्या रेट होगा, और इसको टचिंग एक गांव है इस्लामपुर, उसका क्या रेट होगा? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि सेम क्यों नहीं है दोनों का? वहाँ पे तो बायलॉज भी नहीं है, वहाँ पे जो मर्जी बना लो। थिंग इज डेवलपमेंट एंड अमेनिटीज़। रेदर मैं इसका एग्जांपल आपको एक देता हूँ कि बहुत साल पहले मैंने मारुति से ही शुरू किया था, तो मारुति 800 पे आता हूँ। मारुति 800 आती थी, कितने लोग बैठ सकते थे? 4, 5, जो मारुति कंपनी कहती थी। और उसी टाइम में बाहर से BM भी आती थी, मर्सिडीज़ भी आती थी। उसके अंदर आप 5 नहीं बिठा पाते थे, 4 ही बिठाते थे। मारुति 800 में लोगों को मैंने 7-8 बिठाते हुए देखा है। पीछे की डिक्की खोल दी, बैठ जाओ। कभी किसी को आपने मर्सिडीज़ में ऐसा करते देखा? तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि जो ओल्ड गुड़गांव है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक फिक्स है, वो अपने सैचुरेशन पे है। जब तक आप उसको रीडू नहीं कर दोगे, उसकी प्राइसिंग चेंज नहीं होगी टू द एक्सटेंट जो नया एरिया आ रहा है। अब गुड़गांव के आसपास आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट जा कर के सोना रोड डेवलप हुआ, सोना रोड से थोड़ा सा और आगे चले जाइए, जहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, वो दूसरा एरिया पुराना हो जाएगा, जो नई डेवलपमेंट है वो नई हो जाएगी और नई डेवलपमेंट विल बी मोर एक्सपेंसिव। मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट करूँ। हमें ये देखना है कि हम एज़ अ कंट्री कहाँ जा रहे हैं। आज आप देखिए, आप किसी भी शहर में, आप सो कॉल्ड हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ से, या आप स्टेट्स कैपिटल पे या और टाउन्स में आप जाएँगे, वहाँ सब की जो यंग जनरेशन है, वो सब एस्पिरेशंस के साथ बाहर निकली है। अपने उन शहरों से बड़े शहरों में, बड़े शहरों से उससे बड़े शहरों में, या इवन इंडिया के बाहर मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाके एक्सपोज़र करके आए हैं। अब जब वो वापस आ रहे हैं, या उनकी फैमिली उनके साथ जब जाके चीज़ें देखती है, अब वो बेटर इन्फॉर्म्ड हैं, उनको वो चीज़ें यहाँ चाहिए। वो अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट, और नहीं भी अगर उतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, एस्पिरेशंस उतनी बड़ी। मतलब आपका कहना है बेहतरी की ओर बढ़ना, बढ़ना। ये प्रकृति का नियम है? नहीं, प्रकृति का नियम प्रकृति नहीं का है। नहीं है। नियम तो है, लेकिन वो नियम ये अब नहीं, करना है नहीं है। हमारी कंट्री में हम इसको कहना इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम इकोनॉमिकली ग्रो हो रहे हैं उस बेस पे। आज मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक वहाँ गया था, मेघालय गया था, तो मेघालय में बड़ी फ़ेमस जगह है डॉकी। डॉकी इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। डॉकी के बॉर्डर पे है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, जिस रस्सी के उधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया है। वही बॉर्डर के लिए, और वही जो नदी है वो जाके बांग्लादेश में जा रही है।
तो आप एज ए इंडियन उधर जाते हो कर जाते हो। माई पॉइंट इज, आप इधर खड़े हुए लोगों को अगर आप देखते हो और उधर खड़े लोगों को देखते हो, उनके खड़े होने के तरीके, उनके कपड़े, उनके हिलने बोलने, भाषा छोड़ दीजिए, आप बता सकते हो कि जैसे ही उधर का कोई इधर आता है ना, वो फॉरेन सिक्योरिटी वाले बता देते तुम उधर जाओ, इसलिए नहीं कि नाम पूछा, इसलिए कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, तो वहाँ की सोसाइटी का ओवरऑल सिस्टम अलग है, आप देख के बता पाते हो। तो वो यहाँ हम इसलिए एस्पिरेशन को नॉर्मल मान रहे हैं बिकॉज़ हम ग्रो कर रहे हैं। And I think Gurgaon has an advantage. Like you said, old Gurgaon, new Gurgaon. Now we also have the SPR coming up, and there's an international city and a safari city being planned. So there's a lot more aspirationally being created. There's a lot more, at one point, even now, new Gurgaon will become old. Yeah. And the pricing. आप पहले देखिए, गुड़गांव was that रेलवे स्टेशन के आसपास का गुड़गांव। then न्यू गुड़गांव केम DLF वाला मेहरौली रोड के आसपास का गुड़गांव। then it went to Sona Road. now Golf Course Extension Road. now it is extended to Sona Central Park. this side it is extended across Fatodi Dwarka Expressway. मतलब So it's growing, it's spreading. मैं मुकुल जी आप पे आना चाहूंगा हाँ जी। कि आपने शुरुआत में ज्योग्राफी की बात की थी हाँ और आपने शुरुआत में ये भी बात की थी कि गुड़गांव में दो तरीके के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ एक लो राइज जो बिल्डर फ्लोर्स जिन्हें हम कहते हैं, एक हाई राइज। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम फ्यूचर ऑफ गुड़गांव की बात करते हैं, हाँ। आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात करना चाहूंगा, हाँ। आपके हिसाब से क्या सस्टेनेबल है फ्यूचर ऑफ गुड़गांव में, सी बिल्डर फ्लोज या हाई राइज? नहीं, अब मैं ये कहूँगा कि सस्टेनेबिलिटी इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि बिल्डर फ्लोर है या हाई राइज है, क्योंकि आज की तारीख में दोनों सक्सेसफुल है। क्योंकि जो लोग मल्टी स्टोरी में रहना ही नहीं चाहते, ऊंचाइयों से थोड़ा डर लगता है, उनको बिल्डर फ्लोर ही सूट करता है, क्योंकि वो जमीन से उन्हें लगता है हम जुड़े हुए हैं। वेयर कुछ लोग जो एमिनिटीज पे फोकस ज़्यादा है, उन्हें लगता है कि हमें स्विमिंग पूल और ये क्लब हाउस और इंटरनल चाहिए, बच्चे हमारे साइकिल चलाएं, इंटरनली चलाएं, तो वो लोग एमिनिटीज बेस्ड जो लोग होते हैं, चाहे घर छोटा हो मिले, So you mean both are sustainable? so both are sustainable, but I've not finished. I'll come back to the geography part. कि सस्टेनेबल गुड़गांव क्यों है, वो इन चीजों के कारण नहीं है। सस्टेनेबल गुड़गांव इसलिए है कि गुड़गांव में स्कूल सबसे अच्छे मिलेंगे आपको, गुड़गांव में हॉस्पिटल सबसे अच्छे मिलेंगे आपको, गुड़गांव में मॉल्स, स्क्रीन्स, एंटरटेनमेंट सबसे अच्छे मिलेंगे आपको, गुड़गांव के रास्ते, रेलवे स्टेशन हो, मतलब आपके कहने का फ्लाइट, मान सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड आसपास के जो आपका मैं कहूँ बड़े तौर से एमिनिटीज हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए गुड़गांव बड़ा हो गया। नोएडा तो नहीं बड़ा हुआ ना, जबकि नोएडा में जब जाता हूँ तो मुझे उनकी सड़कें या उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर फार सुपीरियर लगता है, बेटर लगता है। जो पहले हाँ, जो ब्यूटिफिकेशन, वो खैर वो गवर्नमेंट का अंतर है, इसलिए वो ऐसा हुआ है, वो अलग बात है। बट गुड़गांव हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज जोग्राफिकली बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे बैठा हुआ है आज की तारीख में। मैं वहाँ पे आना चाहूंगा हाँ जी। क्योंकि जब बात गुड़गांव के रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर की करूँ तो ओवरऑल गुड़गांव के रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर को आप 10 में से कितने नंबर दोगे बीइंग एन आर्किटेक्ट? तो बहुत tricky Tough question. question. Tough question पूछते हैं मुझे. But I would say again, I think the condominiums have really left a mark to end buyers, to everybody, because again the quality of life, like Pukul said, that एक तो flat is community living that has come in, clubhouse आ गया है, recreational spaces आ गए हैं within the security of a gated community. I think that has been the real boon. It has also been something that has defined the vocabulary of Gurgaon and the quality of life and lifestyle in Gurgaon. And so I think both it's आपके सारे मार्क्स गेटेड सोसाइटी को? मेरे मार्क्स की मार्क्स देना बड़ा मुश्किल है, पर आई एम जस्ट सेइंग कि दिस हैज बिकम अ आइडेंटिटी ऑफ गुड़गांव। सर आपके हिसाब से गुड़गांव आर्किटेक्चर को कितने नंबर? I think Gurgaon architecture is doing good. Architects in Gurgaon are really doing good. There are still people who are practicing the profession the way it should be, practiced. A lot of us are doing it. एंड काफ़ी लोग मैं यहाँ प्रैक्टिस ऐसे करता हूँ तो ऑल इंडिया से भी अप्रोच करते हैं कि चूंकि आप वहाँ हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप कर, सो दे वांट टू कनेक्ट विद अस बिकॉज वी आर लोकेटेड इन गुड़गांव। तो आई थिंक आर्किटेक्ट्स here are still living
to its potential, to growing towards more of its potential. In terms of the buildings which are coming up, uh, a lot can be done in the individual house space, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। जो हमारे इंडिविजुअल घर बनाने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझते कि एक अच्छा आर्किटेक्ट से वो क्या पा सकते हैं। उनको लगता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर, शायद कॉन्ट्रैक्टर क्या, हर किसी का अपना रोल है और बहुत ज़रूरी रोल है, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी, सप्लायर्स का भी और इवन आपके रिश्तेदारों का भी। लेकिन अ, आपके मकान बनाने की जो आप एक सपना बुन रहे हैं, उसका सूत्रधार आपका एक अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है। उसके लिए अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। सबसे पहली चीज़ जब वो अगर आर्किटेक्ट डिसाइड करते हैं, तो ये देखते हैं कि यहीं पे बस जो सबसे सस्ता मिल जाए वो कर लो, वो करके अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। और विवेक जी, आपने बोला था ईंट ₹5 की नहीं, ईंट एक्चुअली ₹10 की है और सड़क पे ऐसे ही पड़ी रहती है। और आप 1 ट्रक ईंट भी मंगाते हैं तो ₹1,00,000 का माल आप सड़क पे डाल के रखते हैं। आप कभी नहीं सोचते कि वो ₹1,00,000 रखे हुए हैं। हाँ, आप आर्किटेक्ट को देते समय अच्छे आर्किटेक्ट को लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पे रेज़िडेंशियल में बहुत हो सकता है। वी आर डूइंग गुड। विवेक जी, अगर कोई आपके पास वेरी राइटली आई थिंक एन आर्किटेक्ट बहुत वैल्यू ऐड करता है प्रोजेक्ट में, एग्जैक्टली क्योंकि विजनरी है. इट्स नॉट जस्ट FAR, it is so many layers of design that comes into it. But having said that, and like very rightly said, I think the architects here in Gurgaon are doing phenomenal work and good volume and body of work, and which is why people, everyone are coming. But I still feel we have a long way to go to create a identity or a vocabulary which could be a masterpiece of the times. I think we have long way to go for that. करता हूँ इस पॉइंट पे, तो हाँ. आर्किटेक्ट्स ही होते हैं जो एक स्ट्रक्चर को घर की फोटो की तरह दिखा देते हैं। क्योंकि चाहिए तो सबको शहर। मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई आज आपका अपना आपसे एडवाइस ले कि गुड़गांव में प्लॉट लूं, बिल्डर फ्लोर लूं या फ्लैट लूं, और लूं तो कौन सी ज्योग्राफी, कौन से रोड? इस क्वेश्चन को ना मुकुल के आंसर से थोड़ा सा, जो आपका मुकुल से क्वेश्चन था कि हाउ सस्टेनेबल इज गुड़गांव, गुड़गांव इज वेरी सस्टेनेबल in terms of concrete, but in terms of living being, it's getting into hell. Sorry, strong word है, लेकिन truth है. जब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर जयपुर में AQI 50 होता है, गुड़गांव में 350-400 होता है. How can a living being live in this environment? Number one. Number two, you asked architecture of Gurgaon. Architecture में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. प्रॉब्लम होती है when you become greedy. आज हर आदमी, पहले भी ये जिक्र हुआ था, FSI वगैरह का मैम ने किया था, हर आदमी कमरा बना देना चाहता है, उसमें खिड़की हो या ना हो. ट्रू एसेंस के अंदर वास्तु का अक्सर सब लोग, मैं व्यूअर्स के लिए स्पेशली जिक्र करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वास्तु एक्चुअली मेंट एंड मीन्स. इट वाज अ बायलॉ बाय आवर एंसेस्टर्स, जो कहते थे कि घर के अंदर लाइट और वेंटिलेशन शुड बी इन अबंडेंस, जो आज मिसिंग है. सेटबैक 3 मीटर का कर दिया. बहुत सारे प्लॉट्स हैं 200-250 गज में जिसमें 2 मीटर का सेटबैक है. आप पड़ोसी से हाथ मिला सकते हैं खिड़की खोल करके. और हाइट इज 16.5 मीटर्स. लाइट कहाँ से, सन कहाँ से आएगा वहाँ पे? अगर, और उसको भी बिल्डर जो है पीछे की सेटबैक के अंदर 3-4 फुट और कवर कर लेता है. मतलब 6 फुट में से, मतलब आपके लिए एक 2 फुट की जगह बचती है, जो अगर बिहार के बायलॉज में जाएं आप, तो 2 प्लॉट्स के बीच में आपको 3-3, 4-4 फुट जगह छोड़नी पड़ती है. मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ डिजास्टर. और मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस डिजास्टर के अंदर आए. तो वी आर गेटिंग बायलॉज के टर्म्स में हम वास्तु की बातें करने लगते हैं. मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि जी एक वास्तु वाला भी आया था. प्लॉट्स में, प्लॉटेड हाउसिंग के अंदर आपका फ्रंट ओपन होता है टूवर्ड्स रोड, और गुड़गांव के अंदर रियर साइड इज अनदर प्लॉट.
किचन जी साउथ ईस्ट में चाहिए। मैंने कहा नहीं आ सकती बिकॉज दैट कॉर्नर डजंट हैज़ एनी सन। नहीं कोई बात नहीं, वहीं पे होनी चाहिए। आप 2x2 का एक शाफ्ट छोड़ दो। मैंने कहा इसमें तो पाइप भी मुश्किल से जाता है। नहीं, आई वांट वास्तु के हिसाब से। क्यों? मैंने कहा वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट के अंदर किचन क्यों चाहिए, कभी सोचा भैया तूने? बिकॉज सन इज फॉर द मैक्सिमम टाइम इन दैट एरिया। आप कह देते हो कि भाई इधर नहीं होगा तो फलाना मर जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। वाई? जब वहाँ पे सन होता है तो बैक्टीरिया, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्रा नहीं डेवलप होते इतने। नाउ इन ए डिंजी साउथ ईस्ट कॉर्नर क्या नहीं डेवलप होगा? एवरीथिंग विल बी डेवलपिंग। कोविड के बाद भी ना बिल्डर सीखा है, ना बिल्डर क्या करे? अगर बायर खरीदना ही वही चाहता है कि मेरे को 200 गज के अंदर 6 कमरे चाहिए, तो बिल्डर क्या करेगा? तो बायर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी चीज़ वो खरीदे इट शुड बी वेल लिट, वेल वेंटिलेटेड। फॉल्स वास्तु के चक्कर में अपनी लाइफ ना खराब करे। कोविड से इतना तो सीखे कि ही और शी नीड्स अ फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आर्किटेक्चर के अंदर आप कोई भी मॉन्यूमेंट बना लीजिए, ताजमहल बना लीजिए, उसकी जो बेसमेंट वाला हाल रखेंगे जिसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, तो आर्किटेक्चर इज नॉट देयर। हमने डिजाइन की बारीकियों को समझा आपसे और गुड़गांव रियल एस्टेट को जाना। बिफोर हम इस कन्वर्सेशन को एंड करें, मैं चाहूंगा एक छोटा सा हम रैपिड फायर करें जिसमें वन वर्ड या वन लाइन में अपनी बात को रखना मुश्किल है। अगर हम वन वर्ड या वन लाइन में रखते हैं तो शायद हम डायरेक्ट अपनी बात बोल पाएंगे। तो डायरेक्ट आंसर्स हैं, एक या दो क्वेश्चन होगा। मैं चंद्रिका जी आपसे शुरू करूंगा। आप हम सबसे ओवररेटेड डिजाइन एलिमेंट गुड़गांव और रियल एस्टेट में। सबसे ओवररेटेड डिजाइन एलिमेंट फसाड। फसाद। मुकुल जी, 3 वर्ड्स जो आपके आर्किटेक्चरल स्टाइल को डिफाइन करते हैं। पेड़, पेड़ और भी पेड़। पेड़, क्योंकि लैंडस्केप की बात हो रही है। सुमित्रा जी, एक ऐसा बिल्डर जिसके साथ आपको काम करके मजा आएगा अगर गुड़गांव आर्किटेक्चर की बात करें आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में। वेरी कंट्रोवर्शियल। इट्स लाइक जैसे वो कॉफी विद करण पे होता है ना, किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं। काम से। तो आई एम मतलब जहाँ गुड़गांव, आपको काम करने में थोड़ी सी फ्रीडम हो। अगर आप जो है ऑलरेडी गुड़गांव में या जो आ जाए तो जो आपका आंसर। तो आई एम वर्किंग विद अ डेवलपर इन भुवनेश्वर। अगर वो गुड़गांव में आते हैं तो उनके साथ मुझे बहुत फ्रीडम मिलता है काम करने में। विवेक जी, वैसे तो हमारे व्यूअर्स भी अभी आंसर जान चुके होंगे आपको सुन के, और मैं भी जान चुका हूँ, फिर भी ज्यादा टफ कौन है, क्लाइंट या बायर? कोई भी बिल्डर या क्लाइंट? कहना, कोई भी नहीं। टफ, आप किसको टफ कहते हैं? मतलब फिर ये लंबा आंसर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर इज नो मैन। नो मैन। आपसे मैम लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके। एक डिजाइन ब्लंडर जो आपको अक्सर प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है। डिजाइन ब्लंडर, आई थिंक सर्विसेज नॉट बीइंग प्लान्ड प्रॉपर्ली। ओके सर, पेड़ से आगे बढ़ते हैं। अगर क्योंकि बहुत सारी सिटीज प्लान होती हैं गुड़गांव में, ग्लोबल सिटी की बात करें या और भी बहुत चीजें आती हैं, आपकी ड्रीम सिटी अगर डिजाइन करनी हो, कुछ बड़ा करना हो गुड़गांव में, तो कुछ दिमाग में विजन? ऐसी जगह जहाँ पे एफएआर लेके बिल्डर परेशान नहीं हो, जहाँ खूब खुली हवा चले, खूब खुली जगह हो, खूब सारे मतलब घूमने फिरने की जगह हो इंसान के लिए, वो जगह डेफिनेटली मैं डिजाइन करना चाहूंगा। I mean, I think a nice cultural hub can also हाँ। come here. सुमित्रा जी, डिजाइन वर्सेस फंक्शनैलिटी, अगर सिर्फ एक चूज करना हो तो क्या पिक करें? देखिए, अगर हम आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो ये डिजाइन ही फंक्शनैलिटी का ही काम है। Like, अगर विदाउट फंक्शनैलिटी इट विल बी जस्ट आर्ट। विवेक, डिजाइन और फंक्शनैलिटी क्या पिक करेंगे? एनी डे फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 108 साल जैसा हमने स्टार्ट में बताया था, आप सबका एक्सपीरियंस ह्यूज है, और मैं जरूर मानता हूँ हमारे व्यूअर्स जो भी आज आपको सुन रहे हैं, और ये वीडियो क्योंकि YouTube पे होगा तो सुनते रहेंगे आने वाले सालों में। lovely. आपके
आज के इस ज्ञान से जरूर बायर्स को कुछ मिलेगा। और मैं चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं, आपका कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम जरूर, अगर आप नाम भी डाल देंगे कमेंट में, तो जरूर हम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपना नंबर भी जरूर डालिएगा, और जिसको भी इस कन्वर्सेशन से कुछ और अपनी राय रखनी हो तो कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लें। ऐसी बहुत सारी कन्वर्सेशंस जो मैटर करती हैं आपकी लाइफ और आपकी सोच के साथ हम लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।